हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए साइंस का एक लेटेस्ट एडिशन अभी आपका लॉन्च किया गया है, जिसको हम लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग साइंस को कवर करेंगे, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें कि आपका 2018 से लेकर के 2022 तक क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया है। साथ ही साथ अभी आपका लेटेस्ट पेपर कंडक्ट हुआ था, आपका टेक्नीशियन और आपका एएलपी, इन सभी का कलेक्शन इस बुक के अंतर्गत दिया गया है, इसलिए इसको मैंने आपको प्रीपेयर किया है, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें आपका सिलेक्ट किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आरआरबी का जो करंट अफेयर्स है ये थोड़ा बहुत आपका अलग होता है, तो इसका सिलेक्टिव क्वेश्चन अलग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि करंट का भी लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन का आपका वेटेज होता है और जीएस का टोटल आपका 45 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज है। और इस बार आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिल रहा है, इस कारण से आपको अभी से ही आपको लग जाना है, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें A to Z आपके क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया है, तो ध्यानपूर्वक आपको कवर करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पूछा है कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं में शोषण के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है। तो जीवाणु में शोषण के लिए उत्तरदायी अंग को हम लोग कहते हैं मीसोसोम। ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर डी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पर कि कंप्लीटली आपको मटेरियल्स डाला जा रहा है, ताकि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि जीवाणुओं में शोषण के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीसोसोम। डी करेक्ट है। कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कोशिका सिद्धांत जो है ये आपका स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा, तो डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है। राइबोसोम की अगर बात करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेलवे के कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न आपका रिपीट किया गया है, तो ध्यान रखेंगे कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होता है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होता है, तो ये आपके वसा के संश्लेषण में शामिल होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की प्राप्ति होती है ये आपका वसा से होता है। 1 ग्राम वसा से लगभग 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है, जबकि शीघ्रता से एनर्जी की प्राप्ति हेतु ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो कोशिका को मुख्य रूप से कंट्रोल करने का काम करता है केंद्रक, तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः किसमें संग्रहित रहता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से आपका संग्रहित रहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एमाइलोप्लास्ट कहलाता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये मुख्यतः कहाँ पर आपके संग्रहित रहता है सामान्यतः, तो ये आपके जो है एमाइलोप्लास्ट में रहता है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयाँ क्या होती है। आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयाँ क्या होती है, तो देखिए हमारा सटीक आंसर हो जाएगा ये आपके 50S और आपका 30S होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पूछा जा रहा है कि सिनेप्स होता है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्स होता है ये आपको पर बतानी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका जो है जाइगोटीन के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बायो का कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है, तो देखिए गुणसूत्रों को गिना जा सकता है मेटाफेज की अवस्था में, तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। चलिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पूछा जा रहा है कि साइटोकाइनेसिस के बीच जो है प्रमुख अंतर क्या है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट की उपस्थिति होती है,
जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती है। तो ये देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक रूप से जो है असमान होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति ये आपका सेलुलोज जो आपका ग्लेक्टेन तथा आपका मेनन के द्वारा निर्माण होता है, जो आपके शैवाल की कोशिका भित्ति होती है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा जा रहा है कि माइटोसिस पूछा जा रहा है कि माइटोसिस किस अवस्था में गुणसूत्र स्पिंडल के मध्य में पंक्तिबद्ध होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका मेटाफेज की अवस्था में। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो आपका माइटोसिस किस अवस्था में गुणसूत्र स्पिंडल के मध्य में पंक्तिबद्ध होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज की अवस्था में। बी आपका करेक्ट है। रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने में कौन रोकता है। तो इसके लिए प्रमुख विटामिन हमारा के होता है। आंसर लगाइए, विटामिन जो के है ये आपका क्या कहलाएगा। तो देखिए अपन जिसे हिपेरिन कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रुधिर कणिका को इरेथ्रोसाइट कहा जाता है। देखिए इरेथ्रोसाइट जो कहा जाता है ये आपका कहा जाता है लाल रुधिर कणिका को, यानी कि जो हमारा आरबीसी है इसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, जिसका निर्माण बोन मेरो या लाल अस्थि मंजा कह सकते हैं, वहाँ पर इसका होता है। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है। तो इसे दोस्तों आपका कहा जाता है प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि 115 से 120 दिन के बाद आरबीसी की जब मृत्यु होती है तो ये ब्लड बैंक यानी प्लीहा या तिल्ली कह सकते हैं, जहाँ पर कि आपका चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका फाइब्रिनोजन कहलाता है। फाइब्रिनोजन कहलाता है, जो कि रक्त को थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है। क्वेश्चंस का बिल्कुल आपका लेवल रहेगा, क्योंकि ये आपके ओवरऑल आपका ओवरऑल आपके सभी एग्जाम का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि सभी क्वेश्चंस का आपका कलेक्शन दिया गया है। तो आरबीसी का पूछा है कि ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। रक्त बिंबाणु का कार्य क्या है। रक्त बिंबाणु का कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि मनुष्य के किस रुधिर वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। मनुष्य के किस रुधिर वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं है। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ब्लड ग्रुप आपका ए बी है। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है। डब्ल्यूबीसी की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। इसे बॉडी का सेना भी कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से जो है बाह्य संक्रमण से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करती है। दैट मीन्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि रोगों के विरुद्ध शरीर को रक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या, यानी प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या डैश मिलियन पर MMQ होती है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4.6 से 6.2 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज का निर्माण करने का काम करता है लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो WBC का ही एक भाग होता है जिसे लिम्फोसाइट कहा जाता है। ये मुख्य रूप से बाह्य संक्रमण से लड़ने के लिए और एंटीबॉडीज बनाने के लिए लिम्फोसाइट उत्तरदायी होता है। जब कभी किसी व्यक्ति को AIDS हो जाता है यानी एड्स हो जाता है, जिसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, वैसे केस में लिम्फोसाइट नामक जो ग्रंथि होता है ये आपका नष्ट हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है एड्स के कारण से कौन सी ग्रंथि नष्ट होती है, तो ये आपका लिम्फोसाइट होता है। और लिम्फोसाइट जो आपकी ग्रंथि है ये आपका WBC का ही एक आपका भाग होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में परासरणी दाब बनाए रखता है। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में परासरणी दाब को बनाए रखता है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका एल्ब्यूमिन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है। इसे धमनी कहा जाता है, जो हमारे बॉडी के सभी अंगों तक ब्लड को पहुंचाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन आपका
मिले हुए रहते हैं, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एलर्जी के दौरान किस श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं इओसिनोफिल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग इओसिनोफिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ब्लड ग्रुप जो है ओ है, तो बताएं कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है हो सकता है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ओ हो सकता है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। इसका कंप्लीटली मैंने आपको चार्ट डाल दिया है, जो भी आपका इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट होता है या फिर आपका इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन का आपका कटिंग होता है, ये कंप्लीटली आपका ग्रुप के अंतर्गत जाता है। तो ग्रुप के अंतर्गत जो भी छात्र ऐड नहीं है टेलीग्राम चैनल के साथ, तो अवश्य आपको ज्वाइन करना है। जहाँ से आप वीडियो को विजिट कर रहे हो वहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मोर पे टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का पेस मेकर अवस्थित होता है। तो देखिए मानव हृदय का पेस मेकर अवस्थित होता है ये आपके दायां अलिंद में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि दायां अलिंद एवं बायां निलय के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है। दायां अलिंद और बायां निलय के बीच पाए जाने वाले कपाट को हम लोग कहते हैं त्रिवलीय कपाट कहा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। खास करके इन सभी क्वेश्चन में आपको रिपीट करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि गर्भ रुधिराणु कोरकता एक बीमारी है, पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है। तो इसमें देखिए जो है भ्रूण को घातक अतरक्ता तथा पीलिया होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो व्यक्ति होता है ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, बट ये एक्सेप्ट करेगा तो केवल ओ से ही करेगा। उसी तरह से अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात करेंगे तो ये किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये फ्रेंड्स अगर डोनेट करेगा तो केवल ए बी को ही कर सकता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है आपका धमनियों के दीवारों पर ब्लड के द्वारा जो बल लगाया जाता है इसे रक्तदाब कहा जाता है। सी हमारा सही है। हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहा जाता है, तो इसे धमनी कहा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जबकि बात करें हम लोग पित्त का, तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखनी है। तो हमारा ब्लड का पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न का जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये अन्य सभी ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करती है, बट ये हमारे बॉडी के अंतर्गत सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो ये आपका आ जाएगा अग्नाशय। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है। देखिए कई बार क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि देखिए जो है एनिमल्स में, मवेशी में दूध को उतारने के लिए किस प्रकार के हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है, इसे हम लोग ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये कहाँ से स्राव होता है, तो हमारा देखिए राइट आंसर होगा ये आपका पीयूष ग्लैंड से होता है। अगला क्वेश्चन है कि पीनियल जो है काय द्वारा स्रावित हार्मोन है। पीनियल के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है ये किस प्रकार का हार्मोन है, तो इसे हम लोग कहते हैं जो है मिलेटोनिन हार्मोन कहते हैं। पीनियल ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है इसे हम लोग कहते हैं मिलेटोनिन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो प्रतिरक्षा ग्रंथि कहा जाता है थाइमस ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वैसे डायरेक्टली आप देखेंगे तो लिम्फोसाइट या WBC को जो है प्रतिरक्षा ग्रंथि कहा जाता है, बट यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा थाइमस ग्रंथि होगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि आधार उपचाप जो है उपाप
पूछा है कि आधार उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये फ्रेंड्स आपका होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है? मिक्स ग्लैंड। तो हमारा सही आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथ है। कई बार पूछा जाता है कि जो है मधुमेह नामक बीमारी या फिर डायबिटीज़ आपको पूछा जाता है। तो ये देखिए आपके अग्नाशय से जो है ये आपका जो है अग्नाशय के कारण से आपके होते हैं। और जो अग्नाशय होता है ये हमारी बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? जैविक घड़ी कहा जाता है ये आपका पीनियल काय को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन की कमी से वयस्कों में पूछा जा रहा है कि मिक्सिडीमा रोग हो जाता है? देखिए अगर बात करें हम लोग कि मिक्सिडीमा जो रोग है ये किसकी कमी के कारण से होता है? तो मुख्य रूप से ये आपके थायरॉक्सिन की कमी के कारण से मिक्सिडीमा नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है? ये हार्मोन कौन सा है जिसके द्वारा वृक्क से मूत्र की मात्रा का नियंत्रित या निस्तारण होता है? ऑप्शन नंबर बताइए सही आंसर क्या है? इसे हम लोग ADH कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन है जो आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो देखिए हमारा यहाँ पर बताइए आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे जो है एड्रीनल हार्मोन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ये आपके एड्रीनल हार्मोन को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन सा है? प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन नामक जो हार्मोन है ये प्रकाश संवेदी हार्मोन है। लेकिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन। देखिए जो आपका मेलाटोनिन है ये एक प्रकार का आपका प्रकाश संवेदी हार्मोन है। तो उसी आपका सही है। शरीर में किस प्रकार की हार्मोन की असंतुलित मात्रा से मधुमेह नामक रोग होता है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। वहाँ पर मैंने यही जो है बताने का प्रयास किया था, जो अग्नाशय होता है उसके कारण से मधुमेह नामक बीमारी होता है और इंसुलिन के अल्प स्रवण के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होता है जिसे डायबिटीज़ कही जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मादा में कौन सा हार्मोन दूध के स्रावन को प्रेरित करता है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, इसे जो है प्रोलैक्टिन कहा जाता है। मादा में प्रोलैक्टिन नामक एक हार्मोन होता है जो दूध के स्राव को प्रेरित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण कौन करता है? तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अनुमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये आपके अनुमस्तिष्क करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका के एक्सोन पर उपस्थित वसा की परतों को क्या कहा जाता है? ऑलरेडी आपके ALP में ये क्वेश्चन अभी आपका करेंटली आपका पूछा गया है। तो तंत्रिका कोशिका के एक्सोन पर उपस्थित वसा की परतों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइसिलिन सीट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, माइसिलिन सीट कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी दिया गया है कि मेनिंजेज में शामिल नहीं होता है? तो मेनिंजेज में आपका शामिल नहीं होता है मीजोमेटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग जिससे आदमी प्रजनन कर सकता है, मशीनों का आविष्कार कर सकता है और भाषा और कला को भी प्रस्तुत कर सकता है, इसमें प्रमुख रूप से जो योगदान होता है ये आपका होता है प्रमस्तिष्क का, जिसे सेरिब्रम कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ताप नियंत्रण, नियमन व रक्त शर्करा नियमन किसका कार्य होता है?
तो देखिए हमारा यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस जैसे ताप का नियंत्रण करना, नियमन व रक्त शर्करा नियमन करना किसका कार्य है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि मानव में कितने मेरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31 पाए जाते हैं। कई बार आपको पूछा जाता है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुतंत्रिका का मतलब स्पाइनल कॉर्ड ही आपके होते हैं, तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है, तो ये आपका मेडुला अब्लोगोंटा से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है, ये आपका मेडुला अब्लोगोंटा से होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। अग्र मस्तिष्क की फ्रेंड्स बात करें तो ये आपके अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी आपका प्रमस्तिष्क और आपका डाइसेफेलॉन ये सभी आपका अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने व सुनने के लिए सहायता प्रदान करती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे कार्पोरा जो है आपका क्वाड्री जेमिना कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क का एक भाग है जो सुनने और जो है समझने के लिए सहायता प्रदान करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया कौन से प्रक्रम द्वारा होती है। श्वसन प्रक्रिया की बात करें तो ये आपका विसरण प्रक्रम के द्वारा होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट। निम्नलिखित में से किस कारण श्वास नली से वायु के निकल जाने पर भी वह चिपकती नहीं है, इसका प्रमुख रीजन देना है जो ऑलरेडी पूछा गया है, उपास्थि वलय के कारण से। सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले आप इसको सुमेलित करिए। पहला कहा जा रहा है कीट, तो देखिए कीट जो है, कीट में एक प्रकार की श्वास नली पाई जाती है, तो 4 के साथ चला जाएगा। मछली में आपका गिल्स पाया जाता है, तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। केचुआ, केचुआ जो है अपने बॉडी के यानी कि त्वचा से आपका सांस लेता है, ये आपका 2 के साथ चला जाएगा। पक्षी में आपका फेफड़ा पाया जाता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में आपका चला गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन एक डैश है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा श्वसन वर्णक बी आपका करेक्ट है। पक्षियों में ध्वनि का उत्पादन अंग क्या है, तो इसे देखिए कहा जाता है सिरिंग्स कहा जाता है। पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न को सिरिंग्स कहा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कौन सी संरचना फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का जो है स्थान होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का जो है ये जो है एक जो है निश्चित स्थान होता है, ये गैसीय विनिमय का स्थान होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु आपका जो है कुपिकाएं कहलाती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है। मानव बॉडी के अंतर्गत ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपका हीमोग्लोबिन भी करेक्ट आंसर होगा और रुधिर प्लाज्मा ये दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी जो है और हीमोग्लोबिन एक दूसरे के पैरेलल चलती है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके 12 से आपका 16 जो है प्रति मिनट होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वायु श्वसन मार्ग क्या है। वायु का जो श्वसन मार्ग है ये आपका क्या है, तो हमारा देखिए सही आंसर रहेगा नाक, उसके बाद आपका कंठ, फिर ग्रासनी, फिर आपका जो है ब्रोंकस और कुपिका और फिर आपका जो है ब्रोंक्यूल्स आपके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से डायरेक्टली राइट आंसर हमारा बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो डाउट हो गया, कहा जा रहा है कि नासा छिद्र, तो नाक नहीं होकर के पहले हमारा नासा छिद्र होगा, यानी कि बी आपका पूरी तरीका से आपका गलत है। देखिए पहला नासा छिद्र आएगा, फिर ग्रसनी, कंठ और ट्रेकिया, फिर आपका ब्रोंकस और फिर आपका जो है ब्रोंक्यूल्स और फिर आपका कुपिका आएगा। इस प्रकार से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो बी को आप लोग जो है यहाँ पर कट कर लेना। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भोजन निकलते समय पूछा जा रहा है कि सांस मार्ग को बंद कौन करता है। भोजन को निकलते समय सांस मार्ग को बंद करने का काम करता है एपिग्लॉटिस करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को फ्रेंड्स कहा जाता है टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो डी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि मानव में पोषक पदार्थों के अवशोषण का प्रमुख स्थल क्या है, तो देखिए हमारा सटीक आंसर हो जाएगा छोटी आंत है। मानव में पोषक पदार्थों के अवशोषण का प्रमुख स्थल क्या है, छोटी आंत, बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है। प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है पेप्सिन, डी करेक्ट हो जाएगा।
ये सभी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट किया जाने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है? तो ये आपका पेप्सिन करता है, तो डी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है आपका कैसीन कहा जाता है, डी सही है। पूर्ण पाचक रस क्या है? पूर्ण पाचक रस क्या है? जठर रस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका HCl पाया जाता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए पूछा जा रहा है कि पूर्ण पाचक रस क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपको जठर रस है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि पूर्ण पाचक रस क्या है, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशयी, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है ये पूछा जा रहा है कि जो आपका पूर्ण पाचक रस है ये क्या है, तो अग्नाशयी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? वसा को पचाने का काम करने वाला जो एंजाइम है ये आपका लाइपेज है। अगला प्रश्न है कि मानव का दंत सूत्र क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा I2C1P2M3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का pH मान 7.7 होता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है और ये एंजाइम की क्रियाविधि को तेज करती है। इसका प्रमुख कारण है वसा का पाइशीकरण करना, ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जब कोई भी व्यक्ति भोजन को चबाता है उस टाइम पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो मुख्य गुहायिका से, तो बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, त्वचा, यकृत, हृदय। तो सही आंसर है हमारा हृदय। मानव में कितने जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? तो एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, तो बी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क की मौलिक इकाइयां पूछा रहे कि कार्यात्मक इकाई क्या है? इसे फ्रेंड्स आपका नेफ्रॉन कहा जाता है। डायरेक्टली आप इसको आंसर हिट करिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंदन 1.5 लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है। यानी कि कोई भी अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो वृक्क में आरंभिक निस्यंदन 1.5 लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है। मतलब एक दिन में कितना लीटर जो है ये ब्लड जो है वृक्क के द्वारा ये आपका फिल्ट्रेट होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा 180। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति व उत्सर्जन की स्थिति क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है आपका ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति व उत्सर्जन की स्थिति क्या कहलाती है? तो इसे आपका कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्सर्जन प्रणाली में मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है? तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मूत्र का भंडारण करना। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मनुष्य में यानी मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे डायलिसिस कहा जाता है, तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नेफ्राइटिस एक चिकित्सीय स्थिति है जो डैश को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका किडनी है। अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है कि यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने के कारण जोड़ों की सूजन को किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, इसे गाउट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? तो राइट आंसर हमारा 206 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां क्या है? तो देखिए इसे आपका कहा जाता है अस्टेपियस कहा जाता है। ये अगर हड्डी की बात करेंगे डायरेक्टली अगर यहाँ पर हड्डी दे करके पूछा जाता है तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्टेप्स नामक हड्डी होती है जो व्यक्ति के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे लंबी हड्डी की बात करेंगे तो ये व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है, जिसे फ्रेंड्स आपका फीमर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न आपको पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका अस्टेप्स नामक हड्डी है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हिंज संधि यानी कि जो हिंज ज्वाइंट है ये किसका उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि घुटने की संधियां को हिंज ज्वाइंट कहा जाता है। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? अस्थि में सबसे अधिक जो है ये किस प्रकार की लवण पाई जाती है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्थि में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी उपस्थित होता है
कान में पाया जाता है, कान में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्य कर्ण में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। कलाई की हड्डी की दोस्तों बात करेंगे तो इसे मेटाकार्पल्स कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी क्या है। मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी की बात करेंगे, ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके आइरिस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है। एक बॉल तथा एक सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कमर का जोड़। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अस्केपुला दिया गया है कि क्लेविकल अस्थि पाई जाती है। अस्केपुला और जो क्लेविकल अस्थि है ये बॉडी में कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे कंधे का एक भाग होता है जिसे अस्केपुला और क्लेविकल कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। हमारे बॉडी के अंतर्गत पसलियों के टोटल 12 जोड़े पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। पुरुषों में बंध्याकरण प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। देखिए ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 में आपका पूछा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसे कहा जाता है वेसेक्टोमी, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि स्त्रियों में रक्तस्राव चक्र की विरामा अवस्था पूछा जा रहा है कि डैश को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, रजोनिवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो है आज के इस क्लास में 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। जितनी भी क्वेश्चन इसका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।